गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम सेतु एजुकेशन में। मैं विनीता, आपकी एजुकेटर, आपकी ट्यूटर। तो बच्चों, हम अभी तक का हमने काफी सारी थ्योरीज कर ली हैं। कोलबर्ग कर लिया, विगोट्स्की कर लिया, बेंड्यूरा कर लिया, पियाजे कर लिया, और ऐसी बहुत सारी लर्निंग की भी थ्योरीज हमने पावलोव कर लिया, थॉर्नडाइक कर लिया। ठीक है, हमने काफी सारी थ्योरीज हमने कर ली हैं। तो मुझे लगा कि शायद आप इतनी थ्योरीज कर करके पढ़ के अब ज्यादा थोड़ा सा बोर हो गए हो। ठीक है, तो इसीलिए हम आज थोड़ा सा कुछ अलग, मैंने कहा जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप क्या एक टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सीटेट को देना है आपने, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए एजुकेशन के क्षेत्र में चीजें क्या क्या चल रही हैं, क्या है, क्या हुई हैं और क्या हो रही हैं। इन सारी चीजों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आज मैं इसीलिए आपको जो कराने वाली हूँ वो करवाने वाली हूँ मैं राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आज हम करने जाएंगे। तो बच्चों, ये जब भी आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, भले ही वो सीटेट है, केवीएस है, एनवीएस है, या DSSB का दूसरा कोई एग्जाम्स है, टीजीटी, पीजीटी, तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज कि आपको वो सारी चीजें पता होनी चाहिए जो भी एजुकेशन के क्षेत्र में हुई हैं अभी तक या हो रही हैं। ठीक है, ये जनरल क्वेश्चन है, क्योंकि आप बनने वाले एक टीचर, और एक टीचर को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता ना हो। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली इनसे क्वेश्चन बनता है, आ ही जाता है कहीं ना कहीं से कि क्या ऐसे क्वेश्चंस हैं, क्या सारी चीजें हैं। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में। तो क्या है ये राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट वाज प्रपोज्ड ऑन 4 अगस्त 2009। अब देखो बच्चों, जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये सीधे सीधे से बात करता है, अगर सीधी एक लाइन में करें, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की ये बात करता है। ठीक है, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मतलब सभी बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। और ये एक्ट आया था 4 अगस्त 2009 को। लेकिन तब ये फिर क्या होता है ना, कोई भी चीज को लागू होने में थोड़ा सा समय लग जाता है। जैसे हमारी नई शिक्षा नीति अभी जो आई है, NEP 2020, अभी 22 हो चुका है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरीके से कहीं पे लागू नहीं। तो थोड़ी सी चीजों को होने में अभी हर जगह तैयारियां चल रही हैं। कर्नाटका ने जैसे लागू कर दिया, तो ऐसे ही हर एक चीज में थोड़ा सा समय लगता है। जैसे ये अगर आपकी लागू हो गई थी, इफेक्ट आ गई थी प्रभाव में 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को आपके ये सिवाय पूरे इंडिया में आ गई थी, सिवाय जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। ठीक है, अब तो जम्मू और कश्मीर भी आपका हमारे उसमें ही सम्मिलित हो चुका है, 370 धारा को हटा दिया गया है, तो अब तो चीजें अलग हो गई हैं पहले से। The RT Act is the first legislation in the world that has the responsibility of ensuring enrollment, attendance, and completion on the government, and provide free and compulsory elementary education up to class 8th and to each every child. अब क्या था, यहाँ पर जो बात हुई थी, RTE एक्ट ही ऐसा सबसे बहुत बड़ा ऐसा एक्ट है जिसमें बात की गई थी बच्चे कैसे बच्चों के एनरोलमेंट की, बच्चों के अटेंडेंस की, बच्चे अपनी जो शिक्षा है उसको पूरी कर सकें। ठीक है, उनको फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात करी गई थी। और जनरली जो आपके बच्चे थे उनको क्लास 8th तक, कक्षा 8th तक बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात करी गई थी सरकार के द्वारा। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि भैया सारे बच्चों को 8th क्लास तक जो भी है वो फ्री और कंपलसरी उनकी एजुकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी। इसीलिए बच्चों को, इसीलिए फेल करने का भी नियम नहीं है कि बच्चों को फेल नहीं करना, क्योंकि 8वीं तक का बच्चे ने पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, RT अधिनियम और शैक्षिक, एक और चीज है जो आपका RTE एक्ट है, वो आपका करिकुलर और को करिकुलर, शैक्षिक और सह शैक्षणिक दोनों चीजों की बात भी करता है। वो कहता है कि भैया इनके डेवलपमेंट, इनका विकास करना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीजें हमारे जो प्रॉपर करिकुलम है उसमें इनको स्थान देना चाहिए। ठीक है, RTE Act lays down norms and standards relation to pupil-teacher ratios, classrooms, separate toilets for girls and boys, drinking water facilities, number of school working days, working hours of teachers, etc. अब जो भैया आपका ये RTE Act है, आपका RTE Act क्या कहता है, जो आपका
टीचर स्टूडेंट रेशियो है उसकी बात करता है, और क्लास की बात करता है, गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग अलग टॉयलेट्स की बात करता है, शुद्ध पेयजल होना चाहिए स्कूल में, क्योंकि ये कमियां जनरली देखी गई थी कि काफी सारे स्कूल्स हैं जिसमें बच्चों के लिए पानी की प्रॉपर तरीके से सुविधाएं नहीं है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें बच्चों को बैठने की सुविधाएं नहीं है, बच्चों के लिए प्रॉपर तरीके से जो गर्ल्स हैं बॉयज हैं उनके लिए अलग अलग टॉयलेट्स नहीं है। तो अब ये क्या होता है, एक कारण ये भी आपका बन सकता है कि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। ठीक है, या फिर बच्चा प्राइवेट स्कूल क्या कर रहा है, गवर्नमेंट स्कूल की बजाय वो प्राइवेट स्कूल में भेजना प्रेफरेंस दे रहे हैं उसको। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भैया ऐसा ऐसा होना चाहिए कि अलग अलग वॉशरूम्स हो, अलग अलग पानी प्रॉपर अच्छा पानी पीने वाला पानी हो स्कूलों में, पर्टिकुलर डेज उन्होंने डिसाइड कर दिए, और टीचरों के लिए काम डिसाइड कर दिया उन्होंने कितना टीचर काम करेंगे। अब देखो जो पर्टिकुलर डेज हैं, अगर मैं डेज की बात करूं तो पूरे साल भर में जो स्कूल का टाइम है वो है 220 दिन। ठीक है, और जो टीचरों की संख्या है, इसमें टीचरों की संख्या है शिक्षकों के काम करने की, वो है 45 आवर्स पर वीक। हर हफ्ते करीब करीब आपका जो टीचर है उसको 45, ये बच्चों ये क्वेश्चन आ जाता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, 45 आवर्स हर हफ्ते आपको टीचर को पढ़ाना है, और 220 दिन साल भर में टीचर को देना है बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, भारत में प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक प्लस माध्यमिक विद्यालय को आरटी अधिनियम द्वारा निर्धारित इन न्यूनतम मानकों का पालन करना ही होगा। जो भी आरटी ने निर्धारित किए हैं, हर एक विद्यालय को इन सारी चीजों के बारे में क्या करना पड़ेगा, चीजें सेट करनी पड़ेंगी। देखो, इट मेक्स प्रोविजंस फॉर अ नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू बी एडमिटेड टू एन एज अप्रोप्रिएट क्लास। अगर कोई ऐसा बच्चा है, ठीक है, जिसकी उम्र तो निकल गई है, अब वो एज में काफी बड़ा है, ठीक है, उस एज का है नहीं, लेकिन उसको क्या करना है, पढ़ाना है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि भाई उसने उस क्लास में उसी मतलब जिस एज ग्रुप में वो है, जैसे मान लिया वो 6 साल का है, तो अभी हम अकॉर्डिंग टू एनईपी क्या करना है, 6 साल का बच्चा कौन सी क्लास में चले जाएगा। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट जो उसकी क्लास होगी, ठीक है, तो उस क्लास में उस बच्चे को क्या किया जाएगा, रखा जाएगा, उसकी किस हिसाब से, उम्र के हिसाब। ठीक है, जैसे 3 साल का बच्चा है तो उसे आंगनबाड़ी में एडमिशन दिलाना है। ठीक है, 4 साल का है तो तभी भी हमको पता है कि आंगनबाड़ी में उसे एडमिशन मिलना चाहिए। 4 साल का भी हो गया, 5 साल का भी उसको आंगनबाड़ी में ही आप पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी किसकी बात हो जाती है, एक पर्टिकुलर एज के हिसाब से ही उसको एडमिशन दिया जाना चाहिए। It specifies the duties and responsibilities of appropriate governments, local authority, and parents in providing free and compulsory education and sharing of financial and other responsibility between the central and state government. अब भैया ये आपकी जो सारी ड्यूटीज बनती हैं, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की ड्यूटीज सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है। ठीक है, किसकी ड्यूटी बनती है, एक गवर्नमेंट की भी बनती है, जो वहां पे लोकल अथॉरिटीज है उनकी भी बनती है, उनके पेरेंट्स की भी बनती है कि अपने बच्चे को वो पढ़ाएं। तो जनरली जो गरीब बच्चे होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि हम पढ़ने के बजाय क्या कर लेंगे, कहीं पे जॉब कर लेंगे, तो जॉब कर लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी अर्निंग हो जाएगी। तो घर पे जो भी बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स उनको उनके लिए क्या हो जाती है चीजें, उनके घर वालों के लिए या उन बच्चों के लिए कि 2 हाथ और काम करने के लिए मिल जाएंगे, जिससे कि कुछ अर्न हो जाएगा, घर पे कुछ मिल जाएगा। तो इसी के हिसाब से अभी अगली वीडियो में मैं एमडीएम की भी बात करूंगी, एमडीएम क्या क्या चीजें हैं, कैसी कैसी चीजें रखी गई हैं, ठीक है, उसकी भी बात करेंगे। तो एक एमडीएम को रखने का भी रीजन यही था कि बच्चों को स्कूल की तरफ लेके आना। ठीक है, और इनका सबका बनता है कि कंपलसरी एजुकेशन के लिए सबका योगदान होना चाहिए, ड्यूटीज होनी चाहिए सबकी, फाइनेंशियल और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो वो जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है और जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, वो आपस में देख लें भैया कितना कितना क्या क्या खर्चा किसका क्या हो रहा है। ठीक है, इट लेज डाउन द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग इंटर टू पीपल टीचर रेशियोज। पीपल टीचर रेशियो, बच्चे पीपल का मतलब यहाँ पर है मतलब स्टूडेंट, टीचर रेशियो क्या होना चाहिए, बिल्डिंग्स ऐसी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, स्कूल वर्किंग डेज वही 220 होने चाहिए, टीचर वर्किंग आवर्स आपके 45 आवर्स पर वीक होने चाहिए। ठीक है, इसकी बात यहाँ पे करी गई है, एक पर्टिकुलर रेशियो होना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं, ये कहता है आपका आरटीई क्या कहता है, ठीक है, फिजिकल
क्या चीजें निषेध हैं पूरी तरीके से, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरासमेंट। क्या होना चाहिए, फिजिकल पनिशमेंट नहीं करना है, फिजिकली आप पनिश नहीं कर सकते बच्चे को, मेंटली आप उसे हरास नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, अब यहीं से एक और चीज बताऊं, मेरे साथ की एक मैम थी, ठीक है, तो उनसे क्या हुआ था, बहुत पहले की बात है, वो स्कूल में पढ़ाया करती थी, ठीक है, वो मैम, तो उन्होंने मुझे अपनी बात बताई। तो क्या हुआ था, जनरली स्कूल में वो मैम क्या करती थी, पढ़ाया करती थी छोटे बच्चों को, ठीक है। तो एक दिन एक पेरेंट्स आते हैं बच्ची के, तो वो आगे प्रिंसिपल के पास से ये बात आती है कि आपकी वो मैम है, वो मैम ने हमारे बच्चे को डांट दिया। तो प्रिंसिपल ने बोला कि हाँ कुछ हुआ होगा ऐसा, तो मैम ने डांटा होगा उनसे। तो अब क्या हुआ, जनरली उनने बोला कि नहीं पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या किया है हमारे बच्चे के साथ कि हमारे बच्चे को वो भूत बन के, चुड़ैल बन के नजर आ रही है सपने में। तो आप सोचो, तो पेरेंट्स, आपको ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है, ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी है जिससे कि बच्चा मेंटली हैरास हो, ठीक है। ये सारी चीजें बिल्कुल प्रोहिबिटेड हैं, बिल्कुल भी नहीं है, निषेध है। आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, बच्चे को नहीं डांट सकते हैं। आपको जो भी चीजें करवानी है क्लास में एकदम प्यार से करवानी है, काफी अच्छे से आराम से बच्चे की साइकोलॉजी को समझते हुए, इस बात को ध्यान रखें। दूसरा, स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन। क्या स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स होते हैं बच्चे के एडमिशन के लिए। कैपिटेशन फीस, आपको ऐसे कोई भी फीस नहीं लेनी है जिसकी जरूरत नहीं है विद्यालय में। अब निशुल्क, सीधी सीधी सी बात है कि कोई भी ऐसी निशुल्क शिक्षा की बात हो रही है तो वहां पे कोई भी ऐसी फीस नहीं ली जाएगी बच्चे से। प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स, ठीक है। अब जो आपका टीचर है वो प्राइवेट ट्यूशंस नहीं दे सकता, और बिना, जो अगर कोई भी ऐसा स्कूल नहीं होगा जो बिना मान्यता के आपका वहां पे चल रहा है, तो वो एफिलिएटेड होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। बिना मान्यता के स्कूलों का संचालन आप नहीं कर सकते, स्कूलों को नहीं चला सकते। अगले पॉइंट्स में आते हैं। इट प्रोवाइड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम इन consonance with the values instilled in the constitution and which would ensure the all-round development of the child, building on the child's knowledge, potentially and talent, and making the child free of fear, trauma and anxiety through a system of child-friendly and child-centered learning. अब यहाँ पर आरटी आपका क्या बात कर रहा है, जो भी बच्चे का जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, आपके संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप ही बच्चे का क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम, करिकुलम होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, ठीक है, जिससे बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो। जो बच्चा स्कूल में ऐसे पढ़े भयमुक्त वातावरण में, ठीक है, जिससे बच्चे को हताशा, निराशा, कोई भी ऐसी चीज ना हो, ठीक है, उसके लिए भयमुक्त वातावरण होना चाहिए। आघात, चिंता, ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बच्चे ऐसा, स्कूल ऐसा होना चाहिए कि बच्चे की ज्ञान, उसकी क्षमता, उसकी प्रतिभा का निर्माण हो सके, ठीक है। क्योंकि हमें किस पे फोकस करना है, एट द एंड हमें फोकस करना है, जो मेन चीज है चाइल्ड सेंटर, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमेशा बच्चों के लिए ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना है जिसमें बच्चा फेयर फ्री, बिना डरे, भयमुक्त वातावरण, ठीक है, जिसमें बच्चा आराम से क्या कर सके, पढ़ सके, ठीक है। अब इसके अलावा दूसरा है, moreover, teachers should not make any discrimination based on gender, caste, class and religion on or screening procedures for admission of children. अब यहाँ पे जो ये बात कर रहा है, ये कह रहा है कि भैया टीचर है, सबसे पहली बात ये याद रखो, एक टीचर कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा किसी भी चीज को लेके, चाहे बच्चा लड़का लड़की, नो, जेंडर को लेके डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। भैया लड़के ज्यादा जल्दी मैथ सीखते हैं, लड़कियां नहीं सीखती, तो इस टाइप का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहां पे कास्ट को लेके कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी रिलीजन को लेके कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। टीचर के लिए जो बच्चे हैं वो सारे सिर्फ और सिर्फ क्या है, बच्चे हैं, उसके अलावा वो किसी जेंडर, कास्ट या किसी दूसरी चीजों से नहीं मैटर करती है। और दूसरी बात, इसीलिए बच्चों स्कूल में ना यूनिफॉर्म्स बनाई जाती हैं, क्यों, वरना तो चले जाएंगे बच्चे कोई भी ऐसे ही, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि यूनिफॉर्म्स बनाने का रीजन ही ये है कि सारे बच्चे जो हैं वो सब क्या दिखे, एक जैसे दिखे, ठीक है, ताकि उनमें विभेद ना किया जा सके, डिस्क्रिमिनेट ना किया जा सके, ठीक है। और कोई भी ऐसा आप स्क्रीनिंग का प्रोसीजर नहीं रखेंगे वहां पे कि भैया स्क्रीन होगी फिर उसके बच्चों को रखा जाएगा, एडमिशन दिया जाएगा। स्कूल शुड बी रिकॉग्नाइज इन ऑर्डर टू अवेल बेनिफिट्स।
रिकॉग्नाइज स्कूल होना चाहिए। RT एक्ट ऑल्सो मैंडेट्स दैट नो चाइल्ड कैन बी हेल्ड बैक और एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल अंटिल क्लास 8। मैंने आपको ये बात अभी पहले भी बता दी कि क्लास 8 से पहले कोई भी बच्चा फेल नहीं करना है, उसको निकालना नहीं है, क्लास से बाहर नहीं करना है, कुछ भी नहीं कर सकते आप। द एक्ट हैज मैंडेटेड द कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन CCE मैटर टू इंश्योर ग्रेड एप्रोप्रिएट लर्निंग आउटकम्स। बच्चों CCE क्या है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। बच्चों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी बहुत अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगी, आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तो क्यों इवोल्यूशन के लिए इवैल्यूएशन के लिए क्यों इसको लिया गया CCE को, तो ये आपको पता लगाना है। ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि बच्चा आपस में क्या ना कर सके, एक दूसरे से इस होड़ में ना रह सके कि ये तो पीछे रह गया, ये तो आगे बढ़ गया, ठीक है, वहां पर वो सब एक बराबर रहे, इसीलिए ग्रेडिंग का सिस्टम रखा गया, ठीक है। और अगली बात आती है, RT एक्ट इज बैक्ड बाय ग्रीवेंस redressal mechanism that gives opportunity to people to take actions against on complaints of various provisions of the act। अब यहाँ पर RT अधिनियम शिकायत निवारण तंत्र द्वारा समर्थित है, मतलब आप यहाँ पे अपनी शिकायत रख सकते हैं, जो लोगों को अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन के खिलाफ कार्रवाई करने का अवसर देता है, ठीक है। आप इसमें कार्रवाई भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आई तो अधिनियम शिकायत निवारण तंत्र आपका है, ठीक है, उसमें जाके आप क्या कर सकते हैं, शिकायत भी कर सकते हैं। तो ये आपके क्या थे बच्चों, कुछ पॉइंट्स थे, जैसे इसमें CCE है जिसमें ग्रेडिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स है, 8वीं तक बच्चे को बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको हमने RT के तहत अंदर अभी डिस्कस किया, ठीक है। ये क्या है, कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारी चीजें आप देख लेना और इसको जरा पढ़ लेना। और इसी के साथ आज मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ कि RTE 2009 RTE एक्ट 2009 के अनुसार जो आपकी निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है, तो उसके लिए वर्ष कितना है, इसका आंसर प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बच्चे लिख के दें, और मैं अगली क्लास में आपको इसका आंसर जरूर करूंगी, लेकिन आप मुझे इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके जरूर करें, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। हम अगली वीडियोस में आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं उनको लेके आऊंगी, बहुत सारे पेडागोजी के अभी तो बहुत सारे तरीके हमने करने हैं, कैसे कैसे हमें किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना चाहिए, किसके लिए क्या करना चाहिए, सारी चीजें बहुत सारी कुछ है जिनको आपको करना है, ठीक है बच्चों। तो हमारे वीडियोस को देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी सर्कुलेट करते रहिए, ठीक है, ताकि हमसे ज़्यादा लोग जुड़ सकें और आइए हमारे इंस्टीट्यूट में लक्ष्मी नगर में, ठीक है, अगर आपको हमसे ऑफलाइन मोड पे कोचिंग लेना है तो, ठीक है बच्चों। तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।